अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। आज के इस वीडियो में हम HTML के फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और इसी वीडियो में हम कंप्लीट पढ़ेंगे फॉर्म के बारे में, उसके ईच एंड एवरी टैग को पढ़ेंगे और जो भी चीज़ HTML में इंक्लूड हो सकती है फॉर्म के अंदर वो हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ब्रीफली मैं बता देता हूँ कि हम इसमें फॉर्म का टैग पढ़ेंगे, ठीक है, इनपुट का टैग पढ़ेंगे, लेबल का टैग पढ़ेंगे, एक्शन का टैग पढ़ेंगे। उसके बाद जी हमारे पास इनपुट के टैग के अंदर डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती हैं, जैसे नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, वो पढ़ेंगे। उसकी वैलिडेशन, रिस्ट्रिक्शंस पढ़ेंगे कि चेक्ड है या नहीं है, डिसेबल्ड है या नहीं है। उसके बाद हम सिलेक्ट का टैग पढ़ेंगे, टेक्स्ट एरिया का टैग पढ़ेंगे, बटन का टैग पढ़ेंगे, फील्ड सेट, लेजेंड का टैग पढ़ेंगे। और ये सारे टैग पढ़ेंगे नहीं बल्कि हम अपने विजुअल स्टूडियो के एडिटर में इसको परफॉर्म करके भी देखेंगे। तो आइए मेरे साथ कंप्लीट HTML फॉर्म को सीखें और देन आप अपनी वेबसाइट में उसको यूज भी कर सकते हैं। ये हमारा है जी एक फॉर्म की एग्जांपल मैंने यहाँ पे लगाई हुई है कि फॉर्म कैसे होते हैं। जब भी हम लॉगिन करते हैं या साइन अप करते हैं या कोई हम चीज़ मंगवा रहे हैं उसके लिए अपना शिपिंग एड्रेस देते हैं या कुछ भी हम लिखते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्म्स हम रोज़ फिल करते हैं। अब वो फॉर्म बनते कैसे हैं, उसके साथ काम क्या होता है, उसके पीछे क्या प्रोसेसिंग हो रही है, वो आज हम पढ़ेंगे। एन HTML फॉर्म इज़ यूज टू कलेक्ट यूज़र इनपुट। यूज़र की इनपुट लेने के लिए HTML का फॉर्म बनाया जाता है। द यूज़र इनपुट कैन बी एज सेंड टू सर्वर फ्रॉम प्रोसेसिंग। और वो जो फिर यूज़र से इनपुट लेते हैं वो हम अपने सर्वर को भेज देते हैं ताकि उसकी वो प्रोसेसिंग करे। चलिए आगे पढ़ते हैं। सॉरी। द फॉर्म एलिमेंट the HTML form element defines a form that is used to collect user input। फॉर्म एलिमेंट क्या है? फॉर्म एलिमेंट एक रैपर है जिसके अंदर हम पूरा फॉर्म बनाते हैं। जैसे टेबल के लिए रैपर था टेबल, हम उसके अंदर टेबल बनाते थे। लिस्ट के लिए था UL या OL या DL। ऐसे ही फॉर्म के लिए फॉर्म का एक टैग है जिसके अंदर सारा फॉर्म का काम होता है। उसके अंदर जितने भी टैग्स आएंगे वो फॉर्म के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद आगे हम कुछ और बनाना है तो हम वो फॉर्म के बाहर निकाल के रखेंगे। फॉर्म के अंदर जो भी होगा वो फॉर्म का हिस्सा होगा। एन HTML फॉर्म कंटेन्स फॉर्म एलिमेंट्स। फॉर्म के अंदर फॉर्म के एलिमेंट्स आएंगे। फॉर्म एलिमेंट्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट एलिमेंट्स लाइक टेक्स्ट फील्ड, चेकबॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट बटन्स एंड मोर। इसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि इनपुट एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर टेक्स्ट फील्ड्स हो सकती हैं, चेकबॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट बटन एंड मोर। यानी कि एक ही एलिमेंट है इनपुट का, उसकी टाइप्स काफ़ी डिफरेंट टाइप्स हैं। यानी कि रेडियो बटन भी वही इनपुट एलिमेंट है, चेकबॉक्स भी वही इनपुट एलिमेंट है, सबमिट बटन भी वही इनपुट एलिमेंट है और काफ़ी सारे और भी हैं। ये फॉर्म का हम यूज़ करके देखते हैं। हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं। ये मैंने आपको विजुअल स्टूडियो कोड में न्यू फाइल और न्यू फोल्डर बनाना पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है। अगर वो आपने नहीं देखा तो देख लें ताकि आपको समझ आ जाए। इसमें हम एक नई फाइल बना लेते हैं forms.html के नाम से। ये हमारी बन गई और हमने यहाँ पे एक शॉर्टकट किया हुआ है कि हम इसको ऐसे काम कर सकते हैं और हमारी सारी जो नीडेड इन्फॉर्मेशन होती है वो आ जाती है। हम यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं जी फॉर्म्स के नाम से, HTML फॉर्म्स। उसके बाद हमने पढ़ा है कि फॉर्म का एक टैग यूज़ होता है अगर हमने फॉर्म बनाना है। उसके बाद क्या करना है वो हम आगे जाके देखते हैं। द इनपुट एलिमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म एलिमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्म एलिमेंट है वो है इनपुट एलिमेंट। अब इनपुट एलिमेंट क्या है? द इनपुट एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन सेवरल वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट। अब वो बता रहे हैं कि इनपुट एलिमेंट काफ़ी तरीक़ों से ज़ाहिर किया जा सकता है और वो उस पर डिपेंड करता है कि उसका टाइप एट्रीब्यूट क्या है। अब एट्रीब्यूट क्या होते हैं ये मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है। अगर आपने वो एट्रीब्यूट वाला लेक्चर नहीं लिया तो वो जाके एट्रीब्यूट वाला लेक्चर लें ताकि आपको इस लेक्चर की भी समझ आए। एट्रीब्यूट के अंदर हम टाइप देंगे उसकी। इफ़ द टाइप एट्रीब्यूट इज ओमिटेड द इनपुट फील्ड गेट द डिफ़ॉल्ट टाइप टेक्स्ट। अगर तो हम टाइप का एट्रीब्यूट इनपुट के अंदर ना दें तो उसकी डिफ़ॉल्ट टाइप क्या हो जाएगी? टेक्स्ट। यहाँ पे हम एक इनपुट दे के देखते हैं। इनपुट, अच्छा इनपुट मैं ये बताता चलूँ, जैसे हमने इमेज का टैग पढ़ा है, HR का टैग पढ़ा है, BR का टैग पढ़ा है फॉर लाइन ब्रेक्स, लाइन स्पेस या इमेजेस। ये सारे सेल्फ क्लोजिंग टैग थे, यानी इनका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग नहीं था, एक ही टैग था जो खुद ही शुरू होता था और ऐसे करके खुद ही ख़त्म हो जाता था। तो जो इनपुट है वो भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसमें हम अगर हम सिर्फ इनपुट लिख दें और इसको चला के देखें, अब हमने इसमें फाइल का एट्रीब्यूट नहीं दिया तो उन्होंने कहा था कि फाइल का एट्रीब्यूट ना दें तो जो डिफ़ॉल्ट होगा वो टेक्स्ट होगा। अब हम ये हमारे पास एक इनपुट शो हो रही है।
अब इसके अंदर अगर हम क्लिक करते हैं तो हम इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, 1 2 3 भी लिख सकते हैं, ABC भी लिख सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं, हर चीज़ लिख सकते हैं। यानी कि इसकी डिफ़ॉल्ट टाइप क्या हो गई है, टेक्स्ट। अब आगे पढ़ते हैं कि इसकी टाइप्स क्या होती हैं। यहाँ पे 2-3 टाइप्स का मैं जिक्र करूँगा, मज़ीद भी फिर हम जब फॉर्म बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी और भी कौन कौन सी टाइप्स हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, डिफाइन अ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड, यानी कि एक सिंगल लाइन हमें प्रोवाइड करता है इनपुट, अगर हम उसकी टाइप दे दें टेक्स्ट, जैसे हमें अभी एक शो भी हो रही है, यहाँ पे एक लाइन दे दी उन्होंने हमें लिखने के लिए और उसके अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। और उसमें हम नोट द डिफ़ॉल्ट विड्थ ऑफ एन इनपुट फील्ड इज़ 20 करेक्टर्स, उसके अंदर हम 20 करेक्टर लिखें अगर तो वो हमें नज़र आएंगे। बाकी भी हम लिख तो बहुत सारे सकते हैं, जितने भी हम चाहें लिख सकते हैं, लेकिन सामने जो हमें नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे वो 20 करेक्टर्स हैं, उसकी डिफ़ॉल्ट विड्थ इतनी ही है। हम ये बड़ी भी कर सकते हैं, छोटे भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारे CSS के काम है, CSS में जाके पढ़ेंगे हम। आगे अगली टाइप है इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, डिफाइन अ रेडियो बटन फॉर सेलेक्टिंग वन ऑफ मैनी चॉइसेस। रेडियो बटन क्या है वो हम करके देखते हैं ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे हम टाइप दे देते हैं टेक्स्ट की, ये ताकि टेक्स्ट ही रहे, सॉरी एस नहीं आना यहाँ पे। उसके बाद हम एक और इनपुट लगाते हैं और उसकी टाइप दे देते हैं जी रेडियो, और ये बंद कर देते हैं। रिफ्रेश करके देखते हैं हम, ये हमारे पास एक सर्कल सा आ गया है जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको हम अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं जब हमारे पास 2-4 होंगे। तो ये है जी रेडियो बटन, यानी कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हो और उसके मल्टीपल आंसर हो और उसमें से हमने एक चूज़ करना हो, लाइक अगर हम यूज़ करते हैं कि कभी भी फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहाँ पे आ रहा होता है जेंडर आपका कौन सा, मेल है फीमेल है, तो हमने उसमें से एक चूज़ करना होता है। उसके लिए हम यहाँ पे इनपुट का रेडियो बटन इनको कहते हैं, रेडियो की टाइप हम यूज़ कर सकते हैं। ये रेडियो की टाइप होगी। उसके बाद अगली टाइप हम पढ़ सकते हैं जी इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। अब सबमिट करना है हमें कुछ तो उसके लिए हमारे पास टाइप होती है सबमिट, डिफाइन द सबमिट बटन फॉर सबमिटिंग द फॉर्म। अब जब पूरा फॉर्म बन जाता है तो हमने उसको सबमिट भी करना होता है, उसके लिए हमारी टाइप है सबमिट। जब वो बटन क्लिक होता है तो कंप्यूटर को पता चल जाता है कि हमारा जो फॉर्म है वो यूज़र ने सबमिट कर दिया। इसका आगे काम आएगा, मैं वो बताऊँगा आपको कि इसमें क्या, इसका क्या किरदार है इस फॉर्म पूरे के अंदर। यहाँ पे हमें सिर्फ एक सबमिट का बटन शो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी लेबल एलिमेंट पे। द लेबल टैग डिफाइंस अ लेबल फॉर मैनी फॉर्म एलिमेंट्स। फॉर्म एलिमेंट्स जितने भी होंगे उनको लेबल अगर हमने करना है, यानी अब हमें ये नहीं पता कि ये इनपुट किस चीज़ के लिए है, ये रेडियो बटन किस चीज़ के लिए है, ये बटन किस चीज़ के लिए, जैसे तो उसको लेबल करने के लिए लेबल एलिमेंट होता है। यानी किसी चीज़ का लेबल हम उस पर लिखते हैं, जैसे अगर हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो उसके ऊपर लेबल लिखा होता है, उसका नाम और उसकी प्राइस, किसी दुकान पर अगर हम कुछ लेने जाएँ। ऐसे ही फॉर्म में भी लेबल हो जाएंगी चीज़ें, ना भी करें तो भी अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम कर भी दें तो वो बहुत अच्छा है। द लेबल एलिमेंट इज़ यूज्ड फॉर स्क्रीन रीडर यूजर्स बिकॉज द स्क्रीन रीडर विल रीड आउट लाउड द लेबल व्हेन द यूज़र इज़ फोकस्ड ऑन द इनपुट एलिमेंट। अब यहाँ पर अगर लेबल लिखा होगा तो हम ध्यान से आराम से उसको पढ़ सकते हैं कि ये लेबल किस चीज़ के लिए है, वरना अगर नहीं लिखा होगा तो हमें थोड़ी सी परेशानी होगी। अगर हम यहाँ पर लिख दें, लेबल का हमारा सिंपल टैग होता है, जैसे नॉर्मल टैग हैं सारे, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग होगा, इसमें हम लिख देते हैं नेम। अब यहाँ पे अगर हम रिफ़्रेश करें तो हमें पता चल रहा है कि ये नेम के लिए, हम बाकी सारे को नेक्स्ट लाइन में लेके जाने के लिए BR का टैग यूज़ कर लेते हैं। रिफ़्रेश करें तो ये देखें, अब ये नेम है, उसके आगे एक इनपुट फील्ड है, यानी कि हमने यहाँ पे नेम लिखना है, तो ये काफ़ी आसानी हो जाती है लेबल से हमें। उसके बाद लेबल में क्या बताया है जी, द लेबल एलिमेंट ऑल्सो हेल्प यूजर्स हु हैव डिफिकल्टी क्लिकिंग ऑन वेरी स्मॉल रीजन्स सच एज रेडियो बटन्स और चेक बॉक्सेज बिकॉज व्हेन द यूजर क्लिक्स द टेक्स्ट विद इन द लेबल एलिमेंट इट टूगल्स द रेडियो बटन चेक बॉक्स। अच्छा, अब इसमें हमें एक और फ़ायदा क्या मिल रहा है लेबल का, कि अगर अब मैं यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन से की कौन सा इनपुट फील्ड है, यानी कि नेम तो लिखा है, नेम का इनपुट फील्ड कौन सा है, यहाँ पे अगर छोटी फील्ड्स हैं या रेडियो बटन्स हैं, मुझे रेडियो बटन का नहीं पता चल रहा कि कौन सा रेडियो बटन किस फील्ड के लिए है। यानी अगर यहाँ पे 4-5 रेडियो बटन्स हों और अब मैंने कोई यहाँ पे फिल करना है, मुझे नहीं पता कौन सा किस चीज़ के लिए है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पे अगर उनका लेबल हो और मैं सिर्फ लेबल पे क्लिक कर दूँ और वो चीज़ सेलेक्ट हो जाए खुद ही, यानी मैं रेडियो बटन पे जाऊँ भी ना और मेरा लेबल सिर्फ क्लिक करने की देर हो और वो सिलेक्ट हो जाए, तो ये काम कैसे करना है वो हम देखते हैं। पहले हम इनपुट के साथ करते हैं, टेक्स्ट वाले के साथ।
करना क्या है कि लेबल के अंदर हमने एक एट्रीब्यूट देना है 4 का, और उस 4 के अंदर जो भी लिखना है ना उसको हमने रखना है याद। सपोज हम लिख लेते हैं एफ नेम यानी कि फर्स्ट नेम, वही जो भी हमने यहाँ लिखा है ना उसको हमने आईडी के अंदर लिख लेना। आईडी का एक एट्रीब्यूट देना है उस फील्ड को जिसको उस लेबल के साथ हमने लिंक करना है। अब यहाँ पे हम दे देते हैं नेम, एफ नेम। हमने इस लेबल को इस इनपुट के साथ लिंक करना था, तो हमने क्या किया, 4 का एट्रीब्यूट दिया, उसमें एक नाम लिख दिया, कोई भी नाम लिख दिया, और आईडी के अंदर भी हमने वही नाम लिखना है जो 4 के एट्रीब्यूट में लेबल को दिया था। आईडी क्या होता है, आईडी एक यूनिक कर देता है। अब ऐसी आईडी पूरे पेज में और कोई नहीं यूज़ कर सकता, तो लेबल को साफ समझ आ जाएगी कि मेरा किसके साथ रिलेशन बन रहा है, इसके साथ। ज़रूरी नहीं है कि वो इसके नीचे ही पड़ा हो, वो कहीं भी पड़ा होगा तो वो उसको उठा लेगा। अब हम अगर रिफ्रेश करें तो फ़ायदा क्या होगा इसका, हम इस पर करें क्लिक तो ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन सपोज यहाँ पे सारी फील्ड और हमें समझ नहीं आ रही कि नेम की फील्ड कौन सी है, तो सिर्फ हम नेम पे क्लिक करेंगे और नेम की फील्ड खुद ही फोकस हो जाएगी और उसमें हमारा कर्सर हिलने लग जाएगा और हम उस पर काम कर सकते हैं। मैं उस फील्ड तक गया भी नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ मैं नेम पे क्लिक करूँगा तो आ जाएगा। अब अगर ये ना यहाँ पे पड़ी हो और यहाँ पे पड़ी हो और मैं रिफ्रेश करूँ और मैं नेम पे क्लिक करूँ तो फिर भी वो फोकस हो जाएगी। इससे ये समझ आती है कि वो उसके साथ ना भी पड़ी हो तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि वो अब आपस में लिंक हो चुके हैं ना, तो इसलिए। अब यहाँ पे हम इसको उठा लेते हैं और वापस यहाँ रख देते हैं। अच्छा, ये तो हो गया इनपुट फील्ड के लिए टेक्स्ट की। हम ऐसे ही काम लेबल के साथ भी, रेडियो बटन के साथ भी कर सकते हैं। हम कर देते हैं लेबल मेल और एक लेबल लिख देते हैं फीमेल। एक रेडियो बटन इसको दे देते हैं, एक रेडियो बटन इसका हो गया और हमें बाकी नहीं चाहिए। ठीक हो गया। अब ये इसके साथ कैसे लिंक होंगे, हमने यहाँ पे देना है 4 का एट्रीब्यूट और इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिख देते हैं मेल ही लिख देते हैं जैसे, और इसको भी हमने आईडी दे देनी है मेल की। ये एक हो गया। दूसरे में भी हम इस तरह करेंगे, उसमें भी कोई नाम ले देंगे और उसको वही सेम आईडी देनी है जो 4 में लिखा होगा। इसको हम फीमेल दे देते हैं और इसको भी हम फीमेल दे देते हैं। अब हम जाके रिफ्रेश करते हैं जी, ये देखें सबमिट के बटन को हम नीचे ले जाते हैं। अब हमें फॉर्म वाली लुक भी आ रही होगी। तो हम अब मेल को अगर क्लिक करें तो मेल सेलेक्ट हो जाता है, फीमेल को क्लिक करें तो फीमेल सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये मेल और फीमेल एक वक्त में, ये देखें मेल भी सिलेक्ट हो रहा है और फीमेल भी सिलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे फीमेल हमारा सिलेक्ट इसलिए नहीं हो रहा था, ये देखें मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमारा एक मसला आ रहा है, ये देखें मेल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मेल हो रहा है, फीमेल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन सिलेक्ट नहीं हो रहा। मैं इस पर जाके क्लिक करता हूँ तो हो रहा है। अब मसला पता क्या आ रहा है, हमने लेबल को तो 4 के एट्रीब्यूट में फीमेल दे दिया, लेकिन गलती से हमने इनपुट को भी 4 के एट्रीब्यूट में फीमेल दे दिया। हमने 4 में तो देना ही नहीं, हमने तो आईडी में देना है, इसलिए मसला कर रहा है। इसलिए गलती यहाँ भी हो जाती है, उससे घबराना नहीं है, बस देखना है कि क्या गलती हुई है और उसको हल करने की कोशिश करनी है। और कोई भी गलती हो जिसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही तो अपना मुझे कोड की तस्वीर भेजें, आप कमेंट में आप पोस्ट करें, जब पूछें मुझसे, ऐसे ही पूछ लें, वर्बल पूछ लें, कमेंट्स में पूछ लें, तो मैं आपको जवाब दूंगा और आपका वो मसला ज़रूर हल करूँगा ताकि आप आगे मूव करें। अच्छा, अब हम मेल को अगर क्लिक करें तो मेल भी सिलेक्ट हो रहा है, फीमेल को क्लिक करें तो फीमेल भी सिलेक्ट हो रहा है। अब अगर तो दोनों सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसा कोई फॉर्म हो को हमने एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो तो वहाँ पे तो बात समझ आती है। लेकिन अब या तो बंदा मेल हो सकता है या बंदा फीमेल हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोनों नहीं सिलेक्ट कर सकते। अब उसको क्या करना है, रिस्ट्रिक्शन कैसे लगानी है कि हम यहाँ से एक ही सिलेक्ट कर सकें, दोनों ना हो सकें। यानी अगर मैं फीमेल सेलेक्ट करूँ तो फीमेल हो जाए, अगर मैं मेल करूँ तो फीमेल से हट जाए और मेल पे सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि ऐसे होता है फॉर्म्स में, अगर आप लोगों ने फॉर्म्स फिल किए हों। उसके लिए क्या है, इनको एक नेम दे देना है, जो इनपुट्स हैं उनको एक नेम दे देना है। सपोज मैं इसको नेम दे देता हूँ जेंडर का, यानी कि ये नेम से क्या होगा कि इसकी एक कैटेगरी बन जाएगी। इस कैटेगरी में कौन कौन से आपके रेडियो बटन हैं, आप उसको सिर्फ नेम दे दें। यानी कि ये मैंने दे दिया जी जेंडर। अब ये जेंडर मैंने दे दिया दोनों को नेम का एट्रीब्यूट के अंदर। अब मैं मेल सेलेक्ट करूँगा तो मेल हो जाएगा, फीमेल सेलेक्ट करूँगा तो मेल से हट जाएगा, फीमेल पे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैंने एक कैटेगरी बना दी और उसमें से या तो वो एक ही सिलेक्ट करेगा, यानी मेल होगा या फीमेल होगा। मैं मेल पे क्लिक करूँगा तो मेल हो जाएगा, फीमेल पे करूँगा तो वहाँ से हट के फीमेल पे चले जाएगा। तो ये है जी रेडियो बटन्स का सारा काम। उसके बाद आगे चलते हैं जी, हमारा लेबल भी हो गया है। द एक्शन एट्रीब्यूट, द एक्शन एट्रीब्यूट
defines the action to be performed when the form is submitted. Usually the form data is sent to a page on the server when the user click on submit button. अब इसका मतलब ये है जब हमने क्लिक करना है इस पर तो क्या हो, अभी तो हम क्लिक कर रहे हैं तो वही पेज खुल रहा है जो जिस पे हम हैं, लेकिन ऐसे होता नहीं है। यूजली जब हम किसी भी चीज़ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास नया पेज आता है एक, या तो ये आता है आपका फॉर्म सबमिट हो गया, या आपका होम पेज खुल जाता है, या कुछ भी वट एवर। अब वो हमने कैसे करना है, फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू और उसके बाद किसी भी फाइल का नेम या यूआरएल या जो भी आपने देना, यानी कि हमने फॉर्म में एक एक्शन प्रोवाइड करना है। ये जो फॉर्म का हमारा टैग है स्टार्टिंग टैग, उसके अंदर हमने लिखना है एक्शन का एट्रीब्यूट, और हमने उसमें कोई भी एड्रेस दे देना है जहाँ पे भी अगर सबमिट पे क्लिक हो तो यूज़र को हमने लेके जाना है। अब उसके लिए हम एक न्यू फाइल बनाते हैं success.html के नाम से, यानी कि जैसे यूज़र क्लिक को यूज़र सबमिट पे क्लिक करे तो वो सक्सेस पेज पे चले जाए। हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं योर फॉर्म इज सबमिटेड, और हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे सिर्फ जिस तरह हम फाइल्स का एड्रेस देते हैं अपना, वो जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में सिखाया हुआ है उसको दे देंगे। अब क्या होगा, जैसे ही सबमिट पे इस बटन पे जिसकी हमने टाइप सबमिट दी हुई है, जैसे पता चलेगा जिससे कि फॉर्म सबमिट हो रहा है, उस पर क्लिक होगा तो क्या होगा, हमारा पेज सक्सेसफुल आ जाएगा। ये देखें हमारा पेज सक्सेसफुल आ गया। हम यहाँ से अपना पेज चेंज भी कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी हमने जो पेज रखना है। और हम इस पर test1 दे देते हैं जिसमें हमने इमोजीज बनाई हुई हैं। सबमिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ भी कुछ भी लिख दिया ये सिलेक्ट किया, सबमिट किया तो ये हमारा पेज आ गया। ये है जी एक्शन का काम, कि एक्शन क्या हो जब फॉर्म सबमिट हो। अच्छा, एक ये तो हो गया एक्शन का काम। अच्छा, अगर हमने एक्शन ना दिया, इफ़ द एक्शन एट्रीब्यूट इज ओमिटेड द एक्शन इज द टू सेट द करंट पेज। अगर एक्शन आपने नहीं दिया होगा फॉर्म में तो वो सिंपल करंट पेज पे रहेगा, यानी अगर हमने यहाँ से एक्शन हटा दें तो जैसे पहले हो रहा था वो कहीं भी नहीं जाएगा, वैसे का वैसे वहीं पेज पे रहेगा। और HTML फॉर्म्स में हमने पिछले लेक्चर में यहाँ तक अपनी फाइल बना ली थी कि ये इनपुट एलिमेंट्स हमने कुछ लिखे थे, और इनपुट एलिमेंट्स HTML फॉर्म्स के बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, और उसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और डिफरेंट टाइप्स से हमें पता चलता है कि कौन सी इनपुट हम यूज़ करने लगे हैं अपने फॉर्म के अंदर। अब इनपुट एलिमेंट को हम थोड़ा सा तफसील से पढ़ेंगे आज। इसकी डेफिनेशन दोबारा पढ़ लेते हैं। द इनपुट एलिमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म एलिमेंट। द इनपुट एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन सेवरल वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट, जो उसकी टाइप एट्रीब्यूट होती है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट एलिमेंट होता है फॉर्म का। अच्छा, अब हमने कुछ टाइप्स पढ़ ली थी, आज हम ये बारी बारी ये सारी टाइप्स पढ़ लेते हैं जो हमारी प्रैक्टिकली यूज़ होती हैं फील्ड में। ये पहली टाइप है जी इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन। अच्छा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। वैसे तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास बटन ही आएगा। फॉर्म्स का अगर आपको नहीं इल्म, यानी अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं लिया तो काइंडली वो लेक्चर लें ताकि आपको इस लेक्चर की भी भरपूर समझ आए। इसमें हम बटन दे देते हैं, तो इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारे पास एक ये खाली सा डब्बा सा आ गया। अब अगर हम इसमें वैल्यू वैल्यू लिख दें, यानी इस बटन की वैल्यू क्या होगी, तो हम इसमें लिख देते हैं जी क्लिक में। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें जो हमने उस वैल्यू में लिखा था, वैल्यू को एट्रीब्यूट में लिखा था इसमें, वो यहाँ पे आ गया है। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं पुश में, तो वहाँ पे पुश में लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे पुश में लिखा हुआ आ गया, और हम इसको क्लिक भी कर सकते हैं जैसे बटन आम नॉर्मली बटन होते हैं। उसके बाद है जी ये बटन हो गया, हमारी इनपुट टाइप बटन की हो गई। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं जी इनपुट टाइप चेक बॉक्स। चेक बॉक्स जो अब अगर आपने कोई फॉर्म फिल करना हो और वहाँ पे वो कहते हैं कि हमारी आप एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ एग्री हैं या नहीं हैं, या और भी काफ़ी सारी होती हैं इनपुट जो हमसे वो डिटेल्स ले रहे होते हैं, उसमें हमने ना कभी कभी टिक मार्क करना होता है कि हाँ हम एग्री करते हैं या ये हमारी स्पेसिफिकेशंस हैं। उसके लिए ये चेक बॉक्स यूज़ होते हैं। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें ये हमारे पास एक डब्बा सा बना हुआ आ गया।
मैं जूम इन करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये हमारे पास एक ब्लॉक से बना, मैं इसको अलहदा लाइन में ले जाता हूँ। ये हम बी आर एक एक इनपुट के बाद लगा देते हैं ताकि हमें आसानी हो पढ़ने में। इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया है एक चेक बॉक्स। इसको मैं अगर क्लिक करूं तो ये देखें ये टिक मार्क हो जाता है, और अनचेक करूं तो फिर ये ख़त्म हो जाता है। तो ये है जी चेक बॉक्स, इनपुट की टाइप है चेक बॉक्स। अगर हमने अपने फॉर्म में हमने यूज़ करनी हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे अगली टाइप है जी, बहुत मज़े की टाइप है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू कलर। इसको अब हम ट्राई करके देखते हैं। इनपुट, और ये इनपुट का टैग बंद करना है। याद रखना है कि हमेशा पहले टैग बंद करना है। अगर वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो उसको सबसे पहले बंद करना है, वरना वापस बाद में हमें भूल जाता है और फिर एरर आ सकता है। टाइप इसकी दे देते हैं जी कलर, सॉरी, इसकी टाइप हमने दे दी कलर। रिफ्रेश करते हैं, अब ये हमारे पास एक कलर का बॉक्स नज़र आ गया। अब इसको हमने एक खाली लाइन छोड़ने के लिए बी आर दे देते हैं। रिफ्रेश करते हैं, ये अगर हम इस कलर पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास कलर्स आ गए हैं। हम यहाँ पे कलर लिख भी सकते हैं, मतलब आरजीबी का मतलब होता है हर कलर 3 वैल्यूज से मिलके बनता है। रेड ग्रीन और ब्लू उसमें कितना हो उससे वो एक कलर बन जाता है। या फिर हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी कलर, तो वो कलर सेलेक्ट हो रहा है। नीचे यहाँ पे भी देखें वो वाला कलर सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे हम स्पेस मैनुअली भी यहाँ से कहीं पे भी क्लिक करें तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ से ये ब्लू कर लेते हैं, ये हमारा जी कलर हो गया। उसके बाद है जी इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट। अब कभी कभी हम किसी इनपुट पे क्लिक करते हैं और हमारे पास कैलेंडर खुल जाता है कि हमने डेट कौन सी सिलेक्ट करनी है। सपोज हमारी डेट ऑफ बर्थ ही वो मांग रहे होते हैं, तो वो उसके लिए हम कौन सी इनपुट यूज़ कर सकते हैं। इनपुट, ये इनपुट का टैग बंद हुआ, टाइप इज इक्वल टू डेट, और ये हमारी आ गई बी आर, लाइन ब्रेक आ गई। इसको हम करते हैं रिफ्रेश, ये हमारे पास आ रहा है जी मंथ कौन सा आपका, डेट कौन सी है और ये। अगर मैं मंथ पे क्लिक करता हूँ और अपनी कीज से आगे पीछे करता हूँ तो वो भी हो सकता है। डेट डेट पे भी ऐसे ही हो सकता है, मैं अपनी डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ तो अब कीबोर्ड की कीज़ के साथ ईयर भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर ऐसे नहीं करना तो ये कैलेंडर बना आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अपनी डेट और डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ से मंथ चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से ईयर चेंज कर सकता हूँ, या यहाँ से लिख भी सकता हूँ ईयर, जो मर्ज़ी। ये हमारी होगी जी डेट की। उसके बाद है जी डेट टाइम डैश लोकल। अब कहीं कहीं हमें डेट के साथ टाइम भी चाहिए होता है, उसके लिए हमने क्या करना है, डेट टाइम लोकल, टाइप इज इक्वल टू डेट टाइम लोकल। और हम बी आर लगाना नहीं भूलेंगे ताकि हमें समझ आए, साथ साथ अगली लाइन पे चल जाया करे। ये हमारे पास आ गया। सारा काम वही है, मंथ और डेट और ईयर वाला। यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं मंथ मंथ और ये मंथ की जो भी तारीख हमने सेलेक्ट करनी है। और ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा टैब बना हुआ आ रहा है। मैं थोड़ा सा अगर जूम आउट करूँ तो ये देखें, यहाँ से हम अपना मंथ भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से मैनुअली, और यहाँ से हम अपना ईयर भी चेंज कर सकते हैं नीचे से, वरना हम यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमने इसमें देखी है वो है टाइम। इसको अगर हम सेलेक्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे टाइम आ रहा है, एम पी एम, हम जो मर्जी सेलेक्ट कर लें यहाँ से, मिनट्स आवर्स जो भी। और वरना वहाँ पर यहाँ पे हम अपनी कीज़ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं। ठीक हो गया, ये है जी टाइम का इनपुट, टाइम और डेट का इकट्ठा इनपुट। उसके बाद है जी इनपुट टाइम टाइप ईमेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ईमेल की। हमने जब अपना लॉगिन करना होता है, किसी अकाउंट में लॉगिन करना करना होता है, तो हमने वहाँ पे इनपुट देनी होती है एक ईमेल, या हमने यूज़र से लेनी होती है ईमेल। अब वो ईमेल ही टाइप करेगा या नहीं करेगा, वो कुछ और ना टाइप कर दे, उसके लिए ये टाइप बनाई गई है ईमेल की। अब यहाँ पे देखें, ये रिफ्रेश करता हूँ, अब ये देखें ये नेम की फील्ड है ना, ये टेक्स्ट फील्ड है, मैं इसमें जो मर्जी भी लिख दूँ कोई मसला नहीं। लेकिन ये जो इनपुट की फील्ड हमने बनाई है, जिसकी टाइप हमने दी है ये ईमेल की, उससे क्या होगा, उससे हम अगर यहाँ पे कुछ भी लिख के सबमिट कर दें तो वो सबमिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो कह रहे हैं प्लीज़ इंक्लूड एन एट द रेट ऑफ साइन इन द ईमेल एड्रेस और इज़ मिसिंग
@ यानी कि @ हमने इसमें नहीं दिया, मोस्टली बल्कि हर किसी ईमेल में @ लाजमी होता है। अब अगर हम ऐसे लिख दें 123 और सबमिट करें, तब भी वो सबमिट क्यों नहीं कर रहा? प्लीज़ एंटर अ पार्ट फ्लोइंग डॉट, यानी कि वो कह रहा है कि डॉट के बाद के बाद कुछ और भी लिखना है, और उसमें उसके बाद एक डॉट भी आना चाहिए। यानी कि अगर हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं तो ये सबमिट हो गया। तो ये हमारा बहुत हद तक वो हमारी वैलिडेशन लगा देता है कि ईमेल ही लिखे यूज़र, यहाँ पे कुछ और ना लिखे। अगर हमने यहाँ पे टाइप दी होती टेक्स्ट की, या टाइप दी ही ना होती तो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट की टाइप चल जाती, और हम यहाँ पे जो मर्जी लिख देते, सबमिट कर देते, हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता और हमारे पास गलत इनपुट आ जाती, गलत वैल्यू आ जाती। इसलिए हम यहाँ पे इनपुट की ईमेल की टाइप लिख देंगे, ताकि हमें पता चल सके कि वो इनपुट में हमें ईमेल ही दे, कुछ और ना दे। अब कभी कभी हमने फाइल्स अपलोड करनी होती हैं, या अपनी डीपी अपलोड करनी होती है, कोई भी काम करना होता है, तो हमारे पास वहाँ पे इनपुट आ रही होती है उस, और हम उसको जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक विंडो खुल जाती है जिसमें से हम अपनी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए कौन सी इनपुट टाइप है? उसके लिए इनपुट टाइप है जी फाइल की। ये हम टैग बंद कर देते हैं और br का टैग एक यूज़ कर लेते हैं। अब हम करते हैं रिफ्रेश। ये देखें, ये हमारे पास बने हुआ आ गया सॉरी। ये चूज़ करेंगे हम फाइल को, कोई भी फाइल यहाँ पे से हम चूज़ कर लेते हैं। यही हमने कर ली, तो यहाँ पे उस फाइल का नाम लिखा हुआ आ गया। तो ये है जी फाइल चूज़ करने का तरीका, या इनपुट फील्ड के साथ फॉर्म्स के अंदर। उसके बाद आगे है हमारी इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन। अगर हम किसी भी चीज़ को इनपुट टाइप हिडन दे दें तो वो हमें नज़र ही नहीं आएगी, नाम से पता चल रहा है हमें। यहाँ पे मैंने एक इनपुट लगाई तो है, लेकिन यहाँ पे देखें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा आपको, लेकिन यहाँ पे इनपुट है। ये देखें, ये इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन जो हमने दी हुई थी, ये ठीक हो गया। लेकिन वो नज़र इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमने इसको टाइप हिडन दी हुई है। नेक्स्ट हमारी है जी इनपुट टाइप इज इक्वल टू मंथ। इनपुट टाइप इज इक्वल टू मंथ, सॉरी, रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे पास मंथ। अब यहाँ पे अगर हम ऐसे ही मैनुअली करना चाहें अपनी कीज़ के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास मंथ आ रहा होगा और इसके साथ ईयर आ रहा होगा, वरना हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपना मंथ भी, और यहाँ से ईयर भी हम कर सकते हैं। ये ईयर भी आ रहा है हमारे पास और मंथ भी आ रहा है, इसमें सिर्फ डेट नहीं आ रही। और अगर हम इसी को यहाँ पे हम एक br लगा देते हैं, और हम एक अगली जो हमारी टाइप है वो है वीक की, और एक और br लगा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास वीक आ रहा है कि वीक का कौन सा दिन हो, ठीक है, ये वीक कौन सा हो साल का, यानी कि पहला वीक हो, दूसरा हफ्ता हो, तीसरा हफ्ता हो, सातवां हफ्ता हो, पूरे साल का। यहाँ पे हमारा ईयर आ जाएगा, साल आ जाएगा। यहाँ से भी हम वीक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये नीचे हमारे पास वीक्स आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पे वीक्स आ रहे हैं और राइट साइड पे हमारे पास पूरा मंथ आ रहा है। और वो बता रहा है कि ये 21 जो वीक है उसमें ये 7 दिन आ रहे हैं, 22 में ये 7 दिन आ रहे हैं, 18th में ये आ रहे हैं। तो ये सारा सीन है वीक का। उसके बाद ये वीक भी हमने पढ़ लिया है। अगली टाइप है जी इनपुट नंबर सॉरी। और अगर अब हमने कभी अपना फ़ोन नंबर देना होता है तो वहाँ पे सिर्फ हम नंबर्स ही लिख सकते हैं, हम वहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिख सकते, अगर आपने नोट किया हो। तो हमने उसकी टाइप देनी होती है इनपुट इज इक्वल टू नंबर, ताकि यूज़र जो है वो सिर्फ नंबर ही टाइप कर सके। अगर मैं यहाँ पे आप देखें, एक मिनट, नंबर्स नहीं है, नंबर है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता रहूँ, पूरा कीबोर्ड भी यूज़ कर लूँ, मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ आपके सामने, पर वहाँ पे क्लिक ही नहीं हो रहा, वहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ, अगर मैं यहाँ से नंबर लिखूँ तो वो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे टाइप ही नंबर दी हुई है। ठीक हो गया।
तो ये है जी इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर। अगला है इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। अगर आपने नोट किया हो, हम जब पासवर्ड लिखते हैं तो वो शो ही नहीं होता। वो शो क्यों नहीं होता? उसको कैसे पता चल जाता है कि ये पासवर्ड ही लिख रहे हैं हमने और ये शो नहीं करवाना आपने? इसको इस तरह पता चलता है क्योंकि उसकी टाइप दी होती है उसको, उसकी टाइप ही पासवर्ड दी होती है। पासवर्ड टाइप दें और जो भी लिख लेंगे ना तो वो नज़र ही नहीं आएगा आपको। उसके लिए वो बस वो डॉट्स से शो करवाएगा। ये हम करके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको। ये हमारे पास एक इनपुट आ गई और इसमें मैं जो भी लिखूंगा वो सारे सर्कल से शो करवा रहा है, डॉट से शो करवा रहा है। वो हमें पासवर्ड नहीं दिखा रहा कि हमने क्या लिखा है। तो ये चीज़ें यूज़ होती हैं प्रैक्टिकल में, और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ये ही सारी चीज़ें यूज़ करती हैं जो अब मैं इस लेक्चर में आपको बता रहा हूँ। और आपने काफ़ी दफ़ा ये सारा कुछ खुद भी यूज़ किया हुआ है। रेडियो बटन्स का हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, मैं एक दफ़ा फिर भी वैसे बता देता हूँ एक दफ़ा, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं लिया। इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू रेडियो। रेडियो से क्या होता है, हम मल्टीपल्स क्वेश्चन, अगर मल्टीपल चॉइसेस हों तो हम उसमें से एक चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे लिए ये बन जाता है, ये रेडियो बटन बन जाते हैं। हम एक से ज़्यादा रेडियो बटन बना सकते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि हमने इसमें से एक ही सिलेक्ट होना चाहिए। अभी दो हो रहे हैं, हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं नेम के एट्रीब्यूट से। उनको एक जैसा अगर नेम दे दें हम, जैसे हमने पहले जेंडर दिया था, जेंडर नहीं देते हम इसको, टेस्ट दे देते हैं, क्योंकि वो फिर उसके साथ ही मिल जाएगा इसी फाइल में वो भी, नेम इज़ इक्वल टू टेस्ट। तो इसमें से हम जब एक सेलेक्ट करेंगे तो दूसरा अनसेलेक्ट हो जाएगा, दूसरा सेलेक्ट करेंगे तो पहला अनसेलेक्ट हो जाएगा। ये देखें, ये मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस के लिए भी हो सकता है, या और भी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए ये हमारा यूज़ हो सकता है। अगला है जी इनपुट टाइप रेंज। अच्छा, इनपुट टाइप रेंज क्या करता है? हमने बी आर नहीं लगाए। इनपुट टाइप रेंज, अगर आप शॉपिंग करते हैं कहीं पे ऑनलाइन तो वहाँ पे फ़िल्टर्स लगे होते हैं कि आपकी रेंज क्या है। आपने 10,000 से 20,000 तक की शॉपिंग करनी है तो मतलब कि उसकी प्रोडक्ट्स देखनी है तो वहाँ पे इस यहाँ से कर लें। और यहाँ पे हम मिनिमम और मैक्सिमम लिख सकते हैं। तो ये हमारा रेंज का एक पूरा इनपुट बन जाता है जिससे हम काम कर सकते हैं और उसकी वैल्यू ले सकते हैं बाद में जब हमें चाहिए होगी। हम उसे सेलेक्ट करें और उसके हिसाब से फिर हमें प्रोडक्ट शो हो जाएंगी। तो ये सारा इनपुट का रेंज का काम है। ये सारी चीज़ें हमारे फॉर्म्स में यूज़ होंगी। उसके बाद है जी हमारी सर्च। अब सर्च हम जब कर रहे होते हैं कुछ, तो हमारे पास वहाँ पे एक तो वही इनपुट रही होती है जो टेक्स्ट की आ रही होती है, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होती है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। रिफ्रेश करते हैं, ये देखें वही इनपुट है जो ये आ रही है, लेकिन इसमें मैं कुछ लिख रहा हूँ तो ये सिर्फ लिखा जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ लिखता हूँ तो ये देखें आपके पास राइट साइड पे क्रॉस का बटन आ रहा है। मैं क्रॉस करूँगा सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, जैसे हम सर्च बार में यूज़ करते हैं। जैसे ये सर्च बार है एक, ठीक है। ओके, इसके बाद आगे है जी हमारे पास इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। वो हमने यहाँ पे किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट करते हैं तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता है, जो भी हमारा फॉर्म होता है। मोस्टली हमारा ये सबमिट का बटन आखिर पे ही होता है। उसके बाद है हमारा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, हमने पढ़ लिया है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टाइम, अब हमने टाइम और डेट तो इकट्ठा ले लिया। अब अगर हमने सिर्फ टाइम लेना हो तो हम क्या करेंगे? रिफ्रेश करते हैं, ये देखें जी हमारे पास यहाँ पे हम टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं मैनुअली भी, और इस घड़ी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सारा टाइम भी आ रहा है। तो ये हमारा है जी इनपुट टाइप। अगला है जी इनपुट यूआरएल। अब कहीं कहीं पे हमने यूआरएल भी देना होता है एज अ यूआरएल, एज अ यूज़र हमने कभी कभी यूआरएल भी देना होता है। तो यूआरएल का मतलब ये होता है, ये जो ऊपर हमारा किसी भी चीज़ का ऑनलाइन का एड्रेस आ रहा होता है उसको हम कहते हैं यूआरएल। लाइक ये जो हमारा एड्रेस आ रहा है ये एक यूआरएल है, पर ये ऑफलाइन है। लेकिन अगर हमारा ये गूगल खोलते हैं हम, और ये जो एड्रेस आ रहा है सारा ये हमारा है जी यूआरएल। मैं इसको अगर कुछ भी दे रहा हूँ, एक मिनट रिफ्रेश कर लेते हैं, ये हमारी एक टेक्स्ट फील्ड आ गई है। मैं इसको कुछ भी दे रहा हूँ
और अगर मैं सबमिट करता हूँ तो वो सबमिट नहीं करेगा, क्या कहेगा, प्लीज़ एंटर यूआरएल। यहाँ ये कहीं से भी यूआरएल नहीं लग रहा। हाँ, अगर मैं वो वाला यूआरएल जो भी मैंने कॉपी किया गूगल का, मैं वो सबमिट करूँ तो वो सबमिट कर देगा, क्योंकि उसमें एच टी टी पी लिखा हुआ है और सारा यूआरएल का सारा काम किया हुआ है पहले से। उसके बाद हमारे ये तो हो गई टाइप्स ख़त्म। अब हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं अपनी इनपुट के ऊपर, वैलिडेशन लगा सकते हैं कि भाई इसमें ये चीज़ हो, इसमें ये चीज़ ना हो, या ये चीज़ ना हो तो फॉर्म सबमिट ना हो। इस तरह की कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई चीज़ हमारी फील्ड नहीं है, अब जैसे ये सारी खाली फील्ड हैं, ठीक है, ये खाली है, ये मेल फीमेल खाली है, तो हम इसको सबमिट करेंगे, सबमिट हो जाता है, ऐसे तो हमारे पास डाटा ही नहीं आएगा। तो उसके लिए काफ़ी सारे हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। पहला एट्रीब्यूट है चेक, स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड शुड बी प्री सिलेक्टेड। अगर हम चेकड यहाँ पे लगा देते हैं तो इसका मतलब होगा कि वो पहले से ही सिलेक्ट हो चुकी होगी। यानी कि अगर हम ये चेक बॉक्स पे लगा के देखते हैं, इसमें लिखा भी होगा व्हेन द पेज लोड्स फॉर टाइप चेक बॉक्स और टाइप रेडियो। रेडियो, अब कुछ लिखा, कुछ चीज़ें होती हैं वो पहले से सिलेक्टेड होती हैं, आपने सिर्फ नेक्स्ट का बटन दबाना होता है। जब हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो सिर्फ हम नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहे होते हैं, और पीछे से उसने पहले से वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया होता है। अब वो पहले से सिलेक्ट कैसे कर लिया, मतलब अभी तो पेज लोड हुआ था, सिलेक्ट कैसे कर लिया। अब जैसे हमारे यहाँ पे दो रेडियो बटन है, अब हमें पता है कि यहाँ पे अगर हम यहाँ लिख दें मेल और फीमेल की जगह हम यहाँ लिख दें ह्यूमन, और यहाँ पे लिख दें एलियन, रिफ्रेश कर देते हैं। अब हमें पता है कि जाहिर सी बात है हमारी वेबसाइट वो यूज़ कर रहा है तो वो ह्यूमन ही होगा मोस्टली, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम उसको पहले से सिलेक्ट करके रख देंगे ताकि उसको करना ना पड़े। अगर किसी ने एलियन ने सिलेक्ट करना होगा तो वो कर लेगा खुद ही सिलेक्ट। तो हम उसको क्या एट्रीब्यूट दे देंगे, सिर्फ एक चेक्ड का एट्रीब्यूट दे देंगे हम। ये देखें, अब मैंने यहाँ पे सिर्फ चेक्ड लिखा है, इसमें एक एज ए एट्रीब्यूट ही दिया, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू दे भी दें तो भी ये हो जाएगा वैसे तो। चेक्ड इज इक्वल टू चेक्ड भी लिखें या चेक्ड इज इक्वल टू ट्रू लिखें तो भी हो जाएगा। तो हमने सिर्फ चेक्ड लिखा है। चेक्ड का मतलब है कि ये चेक्ड हो गया भाई, पहले से ही जब भी पेज लोड हो तो ये चेक्ड हो। अगर हमने एलियन को करना है तो हम एलियन की इनपुट के अंदर जाके सिर्फ चेक्ड लिख देंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये देखें पेज लोड हुआ है, मैंने सेलेक्ट नहीं किया, वो पहले से चेक्ड है। उसके बाद अब हम जो हमने चेक बॉक्स बनाया है हम उसको भी पहले से ही चेक कर सकते हैं। ये दो इन दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, चेक बॉक्स के लिए भी और रेडियो बटन के लिए। ये देखें, ये रेडियो बटन भी पहले से सिलेक्ट हो गया और ये हमारा चेक बॉक्स भी। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, वो नहीं मसला, लेकिन ये पहले से ही हमारा, यानी कि डाटा पहले से फिल्ड होगा, लेकिन यूज़र इसको चेंज कर सकता है। अगला है जी डिसेबल। अब अगर कुछ इनपुट फील्ड्स होती हैं कि हम उसको डिसेबल कर देते हैं कि भाई वो यूज़र उस पर काम नहीं कर सकता, वो या तो एडमिन के लिए होती हैं या कुछ और। स्पेसिफाइज दैट इनपुट फील्ड शुड बी डिसेबल्ड, यानी कि वो चीज़ डिसेबल है। सपोज अब हम इस कलर वाली इनपुट को या फिर हम इस नंबर वाली इनपुट को डिसेबल कर देते हैं। डिसेबल्ड कर दिया, ये सारे पास्ट में जैसे चेक्ड है और डिसेबल्ड आखिर पे डी लगे हुए हैं। अब हमने ये रिफ्रेश कर दिया, अब ये थी नंबर वाली इनपुट, ठीक है। मैं एक दफ़ा इसको आपको दिखा देता हूँ आपको। ये वाली वी के बाद वाली नंबर वाली इनपुट है और मैं इसमें लिख रहा हूँ तो लिखा जा रहा है, लेकिन जैसे मैंने इसको डिसेबल्ड दे दिया और रिफ्रेश किया तो ये देखें मैं इसमें क्लिक भी नहीं कर सक रहा, ठीक है। अगर मैं इस टेक्स्ट वाली को भी दे सकता हूँ ये सारा कुछ, इसको मैं डिसेबल दे दूँ, ये देखें ये ग्रे सा हो गया और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये डिसेबल्ड का काम है, वो चीज़ ही डिसेबल कर देगा। मैक्स लेंथ स्पेसिफाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर फॉर एन इनपुट फील्ड। हम अगर इनपुट फील्ड में मैक्सिमम लेंथ दे दें तो वो उतने कैरेक्टर्स के बाद लिखना बंद कर देगा। आप लिखते रहें लेकिन वो लिखेगा नहीं। सपोज मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, मैंने डिसेबल हटा दिया है, तो मैंने ये 1 2 लिख दिए। अब उसके बाद मैं जो भी लिखी जाऊँ वहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा। मैं आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से भी दिखा देता हूँ। ये मैंने हटा दिया सारा कुछ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी A B C लिख रहा हूँ, लेकिन कुछ भी लिख रहा हूँ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैंने मैक्सिमम लेंथ 2 दे दी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारे पास वैल्यू। वैल्यू वाला हमने पढ़ लिया। वैसे तो हमने किसी भी इनपुट फील्ड की पहले से कोई वैल्यू देनी हो, यानी लिखे बगैर हमने इसको कोई वैल्यू देनी है,
सपोज करें हमने इसी इनपुट को, टेक्स्ट वाली इनपुट को वैल्यू दे देते हैं स्माइल। ठीक हो गया। मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो पहले से स्माइल लिखा हुआ है। मैं इसको रेज भी कर सकता हूँ, मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं लोड करूँगा पेज, जैसे ये पहले से प्री सिलेक्टेड है वैसे इसकी वैल्यूज़ भी प्री जनरेटेड होती हैं। ठीक हो गया। जैसे इसमें हमें कुछ चीज़ें पहले से पता होती हैं, ऐसे ही अगर किसी कोई इनपुट फील्ड ऐसी है जिसमें हमें पता होगा कि इसमें क्या आना है, हम उसकी वैल्यू पहले से डिफाइन कर देंगे। तो ये है जी वैल्यू का काम। अब वैल्यू का काम हमने पढ़ लिया। अब एक और यहाँ पे एक चीज़ आ रही है मेरे जहन में, मैंने कहा आपको बता दूँ ताकि रह ना जाए। अब यहाँ पे इनपुट्स हैं और हमें पता नहीं है कि किस में हमने क्या लिखना है। यहाँ पे काफ़ी सारे इनपुट्स हैं ना, खाली बॉक्सेस ही बने हुए हैं। अब उसको, उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए एक एट्रीब्यूट आता है प्लेस होल्डर का। प्लेस होल्डर के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमें यार यूज़र को नज़र आएगा कि हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हमारी गाइडेंस के लिए होता है। हम यहाँ लिख देते हैं योर फर्स्ट नेम, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा है योर फर्स्ट नेम ग्रे से कलर का, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे सिर्फ कर्सर अपना डालूंगा और उसके बाद लिखना शुरू करूँगा तो ख़त्म हो गया, और मैं वापस ख़त्म करूँगा तो वापस आ गया। यानी कि हमें गाइड हो रहा है, यूज़र को गाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखना है। इसको कहते हैं प्लेस होल्डर, यानी वो हमारी जगह ले रहा है। अगर और भी हमने किसी चीज़ में यहाँ पे ये लिखना है तो हम ये लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डिसेबल कर दिया इसको, हम वैसे यहाँ पे लिख सकते हैं प्लेस होल्डर। वैसे ही एट्रीब्यूट है जैसे बाकी सारे एट्रीब्यूट हैं। योर फ़ोन नंबर, इससे काफ़ी सारा काम हमारा हो जाता है। देखेंगे डिसेबल है लेकिन हमारा वहाँ पे जो हमने प्लेस होल्डर दिया है वो आ रहा है। ठीक हो गया। आगे भी हम इसमें सारों में दे सकते हैं जिसमें हमने देना है योर पासवर्ड, ये हमारा पासवर्ड आ गया। आगे है जी रीड ओनली। रीड ओनली का क्या है, अगर हम किसी चीज़ को रीड ओनली दे दें तो उसमें हम ना लिख नहीं सकते, यानी अब हम हर इनपुट फील्ड में चेंज कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने किसी इनपुट फील्ड को रीड ओनली दे दिया है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब सपोज हमने इसको वैल्यू दी थी जैसे पहले, लेकिन रीड ओनली फिर हम उसको ही देंगे जिसको हमने पहले से एक प्री डिफाइंड वैल्यू दे चुके हैं हम, कि भाई आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। हम इसको वैल्यू देते हैं स्माइल की और हम यहाँ पे लिख देते हैं रीड ओनली, यानी कि रीड ओनली का मतलब सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे स्माइल लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और बटन भी दबा रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो रीड ओनली है, उसको उसको आप राइट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अगला है जी रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का क्या काम है कि अगर रिक्वायर्ड किसी भी चीज़ पे होगा तो आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते, आपको ज़रूर उसको फिल करना ही है। अब मैं वीक वाली को रिक्वायर्ड अगर दे दूँ, ये मैंने रिक्वायर्ड वीक वाली को दिया, याद रखना है ये वीक लिखा हुआ आ रहा है और इस पर मैंने खाली दे दिया। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तब चेक करता है ये फॉर्म जब सबमिट होता है। सबमिट करने से पहले वो कुछ भी चेक नहीं करेगा अगर कोई चीज़ खाली है या ईमेल गलत है या ऐसा कुछ भी है। अभी आप लिख देंगे तो कुछ नहीं कहेगा, यहाँ पे भी लिख दें, यहाँ पे भी लिख दें, या यूआरएल भी गलत लिख दें, लेकिन जब तक वो सबमिट नहीं ना आप करेंगे, ये देखें सबसे वो ये ईमेल का उसने एरर निकाल दिया। अब अगर आप इस ईमेल के एरर को सही कर दें, अब फिर सबमिट करें तो उसने अब अगला क्या निकाल दिया कि ये फील्ड खाली है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पर क्या लिखा था, रिक्वायर्ड। अब अगर हम इस फील्ड को भी सही कर दें, ये होगी। अब फिर वो एक एरर निकालेगा कि ये यूआरएल ही नहीं है, तो हमें इसको यूआरएल बनाना है। ये सारे काम तब करेगा जब वो सबमिट, एक एक करके वो एरर देगा, एक एक करके आप सही करेंगे और फिर आगे जाके वो फॉर्म सबमिट होगा। अगला है जी साइज। स्पेसिफाइज द विड्थ इन करेक्टर ऑफ एन इनपुट फील्ड। साइज का हम ये देख लेते हैं। टेक्स्ट की फील्ड पे देखते हैं इसको। ये हमारी टेक्स्ट की फील्ड है, ये देखें। साइज़ का मतलब ये है कि हमने विड्थ उसकी कितनी करनी है, छोटी करनी है, बड़ी करनी है, उसको हमने px में देना है। जैसे इमेज की हम विड्थ करते थे px में, ऐसे ही हम इसकी भी विड्थ कर सकते हैं। हमने कितने करेक्टर सामने शो कराना है, लिखे तो जितने मर्जी जा सकते हैं, वो आगे लिखते रहेंगे, लेकिन हमने कितनी रखनी है, या हम 2px भी कर सकते हैं। तो ये देखें इतनी सी हो गई है। ठीक हो गया। अब अगर हम सबमिट करें तो हमारा कहाँ पे एरर है कि ये हमारी फील्ड नहीं है और ये हमारा यूआरएल नहीं है,
अब अगर हम सारा कुछ सही कर दें तो हम हमारा फॉर्म इंशाल्लाह सबमिट हो जाएगा और हमारा सक्सेस वाला मैसेज आ जाएगा। अब हम सबमिट करते हैं तो योर फॉर्म इज़ सबमिटेड सक्सेसफुली। एचटीएमएल में हम एचटीएमएल फॉर्म्स पढ़े हैं काफ़ी एक दो लेक्चर से। फॉर्म्स क्या होते हैं जी, जब हमने यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो हम अपनी वेबसाइट के अंदर फॉर्म्स लगाते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये सारी इनपुट्स पढ़ी थी, ये लेफ्ट साइड पे जो हमारी आ रही हैं। आज हम कुछ और टैग्स पढ़ेंगे। इनपुट के टैग को हमने काफ़ी एक्सप्लेन कर लिया है, उसकी सारी टाइप्स हमने देख ली हैं। आज हमने टैग पढ़ना है जहाँ द सेलेक्ट एलिमेंट। द सेलेक्ट एलिमेंट डिफाइंस द ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब जब हम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो अब हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शन, जैसे हमारे पास रेडियो बटन्स के हिसाब से आ रही होती हैं मल्टीपल चॉइस, हमारे पास यही ऑप्शंस ड्रॉप डाउन मेन्यू में भी आ रही होती हैं कि हमने उसमें से कौन सी सिलेक्ट करनी है। उसके लिए हमारा टैग यूज़ होता है सिलेक्ट का। सिलेक्ट एक रैपर है, ठीक है, उसके अंदर जो हमने ऑप्शंस देनी होती हैं वो ऑप्शन का टैग यूज़ लेता है। यानी कि सिलेक्ट, जैसे फॉर्म एक रैपर है उसके अंदर हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, वैसे ही सिलेक्ट एक रैपर है और उसके अंदर हमारे ऑप्शन के टैग्स आते हैं जिसके अंदर हम अपनी वैल्यू लिखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द फर्स्ट आइटम इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट इज़ सिलेक्टेड। और जो ऑप्शन होती हैं उसमें से जो सबसे पहला होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्टेड होता है, यानी वही हमें ऊपर नज़र आ रहा होगा। टू डिफाइन अ प्री सिलेक्टेड ऑप्शन ऐड द सिलेक्टेड एट्रीब्यूट टू द ऑप्शन। जैसे हमने इनपुट में चेक्ड पढ़ा था, अगर हमने किसी ऑप्शन को सिलेक्टेड पहले से ही रखना है, सिलेक्टेड रखना है एक को या एक से ज़्यादा को, तो हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्टेड का एट्रीब्यूट दे देंगे। इसको करके देखते हैं ताकि हमें समझ आए। आखिर पे करके देखते हैं हम। एक सिलेक्ट का टैग लिखना है आपने, ये नॉर्मल टैग है जैसे स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग भी होता है इसका। इसके अंदर हमने लिखने हैं जी ऑप्शंस, ऑप्शन का टैग लिखना है। अब इसके अंदर हम लिख देते हैं चूज़ द बेस्ट आंसर। ठीक हो गया। जैसे हमें सबसे पहले ये शो होनी है इसलिए हमने ये लिख दिया। अगर हमने आंसर ही यहाँ पे शो करा दिया तो वहाँ पे आंसर शो हो रहा होगा पहले से ही, तो हम यहाँ पे और आगे लिख देते हैं ऑप्शंस। मिल्क, वाटर, गैस। अब अगर हम रिफ़्रेश करें पेज को तो ये हमारे पास आ रहा है चूज़ द बेस्ट आंसर, और ये हम बी आर दे देते हैं इसको। अभी हमारे पास चूज़ द बेस्ट आंसर आ रहा है और नीचे एक एरो का बटन आ रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है। अब ये अगर हम पहली ही ऑप्शन में हम यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन दे रहे देते, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लैक, तो यहाँ पे ब्लैक आ रहा होता है। इसलिए ये दिया है ताकि एक सेंस बने कि हम यहाँ पे क्या करने लगे कि यहाँ से आपने इसको क्लिक करना है और ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। एक हिंट दे दिया यूज़र को कि यहाँ से आप भाई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये तो आंसर नहीं ना होगा कि चूज़ द बेस्ट आंसर तो नहीं हम सेलेक्ट कर सकते। ऐसी बात इसमें से कुछ पकड़ना है, इसमें सेलेक्ट कर देना, जिसको भी सिलेक्ट करेंगे वो हमें नज़र आने लग जाएगा ऐसे। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं। विजिबल वैल्यूज़, यूज़ द साइज ऑफ एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब अगर हम साइज़ यहाँ पे एट्रीब्यूट दे दें, साइज़ में हम लिख दें, साइज़ का एट्रीब्यूट दें और हम यहाँ लिख दें 2 लिख दिया हमने। हम यहाँ पे कर दें रिफ़्रेश। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें 1 मिनट, विजिबल वैल्यूज़ हमने जितनी भी हम चाहते हैं हम उसका साइज़ दे देंगे। यहाँ पे अगर हम 4 दे देते हैं तो ये हमारे पास 4 आ गई हैं। और अगर हम यहाँ से साइज़ हटा दें, पहले अगला एट्रीब्यूट पढ़ लेते हैं फिर ये साइज़ का काम आएगा उसमें। अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन, यूज़ मल्टीपल एट्रीब्यूट टू अलाउ द यूज़र टू सिलेक्ट मोर देन वन वैल्यू। अगर हमने एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सकते हों हम, यानी कि अभी हम एक ही वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करें तो यहाँ पे हम एक ही वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी एक को किया फिर हम दूसरे को करेंगे तो पिछली हमारी अनसेलेक्ट हो जाएगी। अब अगर हमने ज़्यादा वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना हो तो हमने ये जो मल्टीपल का एट्रीब्यूट है हमने अपने सिलेक्ट के स्टार्टिंग टैग में एज ए एट्रीब्यूट यूज़ कर देना है। अब एट्रीब्यूट 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें ये हमने आज तक एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं और एक इनपुट में वैसे तो हमने पढ़ लिए हैं। ये इनकी टाइप, इनकी की होती है और एक वैल्यू होती है, लेकिन इसकी की वैल्यू ज़रूरी नहीं है दें, इसकी हम सिर्फ ये एक नाम लिखेंगे तो इसका काम हो जाएगा।
अभी मल्टीपल से क्या है, हम इसमें ना एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जितनी मर्जी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें साइज़ दें, साइज़ हमने दे दिया 2 का। अब ये देखें, अगर हमने साइज़ दे दिया 2 का तो यहाँ पे 2 शो हो रहे हैं, ठीक है, एक वक्त में 2 शो हो रहे हैं हमें। अब अगर हम इसमें साइज़ दे दें 3 का तो हमें एक वक्त में, बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ कितना है 1। अब अगर हम साइज़ दे दें 3 का तो हमारे पास एक वक्त में स्क्रीन पे 3 आ रहे हैं, वरना क्या आ रहा था, हम इसको साइज़ नहीं देते कोई भी तो हमारे पास सिर्फ एक शो हो रहा था। अभी तो हमने मल्टीपल किया हुआ ना, इसलिए हमारे पास वहाँ पे सारे शो हो रहे हैं। 1 मिनट, ये हमारे पास एक शो हो रहा है। अब एक शो होता है, यानी कि अगर हम इसको खोलते हैं तो हमारे पास बाकी सारे शो होते हैं। लेकिन अगर हम इसको साइज़ दे दें तो हमारे पास जितने हम साइज़ में दिए होगा वो हमारे पास शो होने लग जाएगा। अच्छा, अब मल्टीपल का क्या काम है कि हमने एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करनी हो तो हम वो कर सकते हैं। अब जैसे हमने चेकड किया हुआ था, वो हमने पढ़ा था कि हमारा चेकड हो जाता है पहले से ही, जब पेज लोड होता है हमारे रेडियो बटन चेकड हो जाते हैं, हमारे चेक बॉक्सेस चेकड हो जाते हैं। तो उसके लिए हम इसको भी हम पहले से ही प्री सिलेक्टेड भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा है टू डिफाइन अ प्री सिलेक्टेड ऑप्शन ऐड द सिलेक्टेड एट्रीब्यूट टू द ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन का जो हमने टैग यूज़ किया है उसके अंदर हम अगर सिलेक्टेड कीवर्ड यूज़ कर दें तो वो हमारी ऑप्शन पहले से सिलेक्ट हुई पड़ी होगी, यानी कि जैसे पेज लोड होगा तो वो सिलेक्टेड होगी। इसको भी हम सिलेक्ट कर देते हैं। अगर हम इसको अभी मल्टीपल को ख़त्म कर देते हैं ना, इसको सिलेक्टेड कर देते हैं। अब होनी तो हमारी पहली आनी चाहिए ना, बाय डिफ़ॉल्ट पहली आनी चाहिए, लेकिन ये देखें मैंने रिफ्रेश किया मिल का आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इसको सिलेक्टेड किया हुआ है। अब अगर हम इसको भी सिलेक्टेड कर देते हैं और यहाँ से ये सिलेक्टेड 2 हो रही हैं तो हमें यहाँ पे मल्टीपल करना पड़ेगा, यानी कि हम एक से ज़्यादा ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने यूज़र को इतनी एक्सेस दे दी है। तो ये देखें ये 2 ग्रे हो गए हैं, पीछे इनके बैकग्राउंड आ गए। अगर हम इसको नहीं करते और गैस को कर देते हैं तो देखें उस पर बैकग्राउंड आ जाएगा। ये देखें ये हमारी पहले से ही सिलेक्टेड है। हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, हम अपनी बाद में कोई और भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर पेज लोड होगा तो हमारे पास ये पहले से ही लोडेड आएंगी। ये है जी ड्रॉप डाउन लिस्ट का काम, सिलेक्टेड और ऑप्शन के टैग को हमने पढ़ लिया। अगला है जी द टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। द टेक्स्ट एरिया एलिमेंट डिफाइंस अ मल्टी लाइन इनपुट फील्ड अ टेक्स्ट एरिया। अब हमारे पास टेक्स्ट फील्ड तो होती है, लेकिन हम उसमें सिर्फ एक लाइन में लिख सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा बड़ी टेक्स्ट फील्ड चाहिए जिसमें ज़्यादा सारे कॉलम्स हों, ज़्यादा सारे रोज़ हो सकें, तो उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया का टैग यूज़ करते हैं। इसमें 2 एट्रीब्यूट्स हैं जी। द रो एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द विजिबल नंबर ऑफ लाइंस इन अ टेक्स्ट एरिया। जो रोज़ का एट्रीब्यूट है वो हमें बताता है कितनी रोज़ हम बना सकते हैं, इसमें हम नंबर ही देंगे वैल्यू में। और द कॉल्स एट्रीब्यूट्स हमें बताता है कि हमने उसकी कितनी विड्थ रखनी है। इसको करके देखते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट एरिया, ये हमारे पास आ गया। और ये हम रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे पास एक बॉक्स सा बना हुआ आ गया। अब हमारी टेक्स्ट फील्ड तो ये थी, ठीक है, एक लाइन की। यहाँ पे हमारे पास इस वक्त एक और ये 2 लाइनें हैं, और हम नीचे भी जा सकते हैं, जितना मर्जी जा सकते हैं, लाइन्स हमारे पास हैं। अब अगर हमने इसका साइज़ चेंज करना है तो हम इसमें क्या करेंगे, रोज़ लिखेंगे। हमारे पास भाई हमें चाहिए 20 रोज़ चाहिए। और ये देखें अभी रोज़ से क्या होता है, एक एक करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ आए। रोज़ से हमारी ये देखें कितना रोज़ हमें नज़र आ रही हैं। इसके बाद भी वो नीचे जाएगा, लेकिन बस अभी एक दफ़ा हमें जो व्यू पॉइंट आ रहा है उसकी बात हो रही है कि कितनी रोज़ हमें सामने नज़र आए। और कॉल्स से हमारी विड्थ ज़्यादा हो जाएगी, इसको हम 30 कर देते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखें इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई है। इसको 50 कर देते हैं तो इसकी और ज़्यादा हो जाएगी विड्थ। ये देखें ये बड़ी हो गई है। अच्छा, अब इसमें भी हम प्लेस होल्डर लगा सकते हैं, जो प्लेस होल्डर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ताकि हमें पता चले कि हम ये किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। योर पोस्टल एड्रेस, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखें हमारे पास पोस्टल एड्रेस का प्लेस होल्डर आ गया। हम कुछ लिखेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, वापस ख़त्म करेंगे तो वापस आ जाएगा। ये हमारा है जी टेक्स्ट। यू कैन ऑल्सो डिफाइन द साइज ऑफ अ टेक्स्ट एरिया बाय यूजिंग CSS। अब ये जो हमने कॉल्स और रोज से किया, ये हमारा काम सारा CSS से भी हो सकता है। इसलिए ये सारी डिज़ाइनिंग और कोड को अच्छा करना या विजुअल को अच्छा करना, वो हमारा सारा काम CSS में आएगा, जो कि HTML करने के बाद आएगा इंशाल्लाह। अगला हमारा जो टैग है जी द बटन एलिमेंट। बटन एलिमेंट हमने इनपुट की एक टाइप पढ़ी है बटन की, वो भी पढ़ी है।
लेकिन ये अलग से एक बटन भी है, यहाँ पे बटन लिखेंगे और ये जो हमने बटन की टाइप पढ़ी थी इनपुट, उसमें हम वैल्यू के अंदर वो लिखते थे जो हमने सामने दिखाना होता था। इसके अंदर हम टैग के सेंटर में जैसे हम नॉर्मली टैग्स के अंदर लिखते हैं वो लिखेंगे, ये हमारा बटन बन जाएगा। रिफ्रेश करेंगे, ये हमारा क्लिक मी का बटन आ गया, ये देखें लेफ्ट साइड पे। इसको हम खाली एक BR लगा देते हैं ताकि वो अगले लाइन पे चल जाए सबमिट का बटन। तो ये देखें वो अगले लाइन पे चला गया। ये सिर्फ सिंपल सा बटन है। हमने कहीं पे भी कोई भी बटन बनाना हो, सबमिट का तो हो गया ना, तब हमें एंड पे फॉर्म के एंड पे बनाना है। ये बटन हम कहीं पे भी बना सकते हैं, सिर्फ फॉर्म्स में नहीं, वैसे भी बना सकते हैं ये बटन। ये सिर्फ फॉर्म्स के लिए नहीं है, लेकिन ज़्यादातर फॉर्म्स में यूज़ होते हैं, इसलिए फॉर्म्स के अंदर पढ़ा रहा हूँ। आगे है जी द फील्ड सेट एंड लेजेंड एलिमेंट्स। द फील्ड सेट एलिमेंट इज यूज टू ग्रुप पर रिलेटेड डाटा इन अ फॉर्म। द लेजेंड एलिमेंट डिफाइंस द कैप्शन फॉर द फील्ड सेट एलिमेंट। अब यहाँ पे अगर हम देखें हमारा बहुत ही मैसी सा फॉर्म बन रहा है, यानी हमारे पास चीज़ें तो बहुत सारी हैं पर हमने इसको अरेंज नहीं किया होगा कौन सी चीज़ हमें किस चीज़ के लिए चाहिए, और मतलब एक ऑर्गेनाइज नहीं है हमारा फॉर्म। ऐसे तो नहीं ना होता वेबसाइट्स में फॉर्म। अब सपोज़ हम यहाँ पे एक फील्ड सेट बनाते हैं। फील्ड सेट से क्या होता है, हमारे सेक्शंस बन जाएंगे। हम यहाँ पे लगाते हैं फील्ड सेट का टैग, ये हमारा टैग बंद हो गया। और ये जो हमारी इनपुट्स थी जो हमने कल अभी पढ़ी हैं पिछले लेक्चर में, ये हम सारी की सारी इनपुट्स उठाते हैं। कंट्रोल X से मैंने उठा ली और कंट्रोल V से मैंने फील्ड सेट के अंदर लिख दी। अब अगर मैं रिफ़्रेश करूं तो ये एक बॉक्स बन गया, उसके अंदर मेरी सारी इनपुट्स आ गई। उस बॉक्स का ख़त्म होने के बाद बाकी सारा कुछ आ रहा है। अब अगर मैंने इस पूरे बॉक्स को कोई हेडिंग देनी है जो इस बॉक्स के अंदर ही शो हो, तो उसके लिए हमारा है जी लेजेंड का टैग यूज़ होता है। सबसे फील्ड सेट के सबसे बाद, यानी फील्ड सेट यहाँ पे ख़त्म शुरू हो रहा है तो यहाँ पे लेजेंड यूज़ कर लेंगे हम। उसमें हम दे देते हैं इनपुट टाइप्स, ये हमारी हेडिंग शो होगी। अब रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें जी हमारा ये बॉक्स है और यहाँ पे शो हो रही है हेडिंग। काफ़ी प्यारा सा हमारा फील्ड सेट और लेजेंड का काम हो जाता है फॉर्म के साथ। ये हमारे सेक्शंस बना देता है। इसके अंदर भी हम और भी सेक्शंस बना सकते हैं, ये नहीं कि हम सिर्फ एक ही सेक्शन बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक और बना कर देखते हैं। वन मोर सेक्शन, और हम इसमें नीचे वाले कुछ टैग्स उठा के और इसके अंदर लिख देते हैं। रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखेंगे इसके अंदर एक और सेक्शन बन गया। तो ये है जी फील्ड सेट और लेजेंड का काम। इससे हमारा फॉर्म थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाता है और प्यारा लगता है।